हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जुनून। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड इज़ 030 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने पूरे सिलेबस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 की ऑफिशियल डेटशीट भी रिलीज़ कर दी गई है, जो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने वाले हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो ये जो पेपर आपका आने वाला है 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे और आपको एक ऑल्टरनेटिव जो है उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। एग्ज़ाम की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। टर्म 1 के पेपर में दोनों ही जो आपकी बुक्स हैं वहाँ से यूनिट्स को काउंट किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपका मनी एंड बैंकिंग जो कि 6 मार्क्स की है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। इट मीन्स टोटल 18 मार्क्स का आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और आप जैसा जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत डिफाइन और बहुत ज़्यादा अलग कर दिया गया है, तो इस बार आपसे इन्हीं में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। डायरेक्ट लेवल भी होंगे और बट इसके साथ साथ केस स्टडी, असर्शन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम पार्ट बी की बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ से भी आपसे 2 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 1 इज़ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जहाँ पे 1947 से लेके 1991 तक एलपीजी पॉलिसी तक इंडिया में क्या क्या हुआ। तो इस यूनिट में से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट इज करंट challenges फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पोवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इस यूनिट में से आपसे 10 मार्क्स का, दैट मीन्स कि टोटल मिला के 22 मार्क्स का आपसे इंडियन इकोनॉमी में पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। 18 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी और 22 नंबर की आपकी इंडियन इकोनॉमी। कुल मिलाकर जो आपका पेपर रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट्स में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपका टर्म 1 में आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं। पूरे सेशन में 21-22 सेशन में आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, बट 2 अलग अलग पार्ट में। टर्म 1 में आप हाफ प्रोजेक्ट बनाएंगे, टर्म 2 में उसी का कॉन्टिन्यूशन आप हाफ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो टर्म 1 में जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके 10 मार्क्स है। जो इंटरनल एग्जामिनर यानी जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनके पास वो मार्क्स है, वो आपको आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी और प्लस उसके बेसिस पे जो वाइवा वो कंडक्ट कराएंगे उसके बेसिस पे 10 में से मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो टर्म 1 रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का आपको पेपर देना होगा और 10 मार्क्स का आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी। तो ओवरऑल आपका ये सिलेबस रहेगा। बट अगर हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया, हर एक टॉपिक को मेंशन कर दिया। जैसे मान लीजिए मनी एंड बैंकिंग में बात करें तो मनी एंड बैंकिंग में आपको मनी, उसका मीनिंग क्या है, मनी सप्लाई की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम आपने पढ़ना है, आपने सेंट्रल बैंक क्या है उसकी डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है। तो बहुत फंक्शन को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। यूनिट 4 पे आ जाए अगर हम गवर्नमेंट बजट में, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बजट की का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है, उसके कंपोनेंट्स में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। बजट रिसिप्ट आ जाएगा, बजट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर उन्होंने भी बता दिया रिसिप्ट में भी आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ना है, और एक्सपेंडिचर में भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट में भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको स्पेसिफिकली रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनकी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़नी है, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं पढ़नी है। अब आ जाती हैं यूनिट 5 पे, जो कि आपकी है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने बीओपी जो अकाउंट बनता है, बीओपी क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, और बीओपी के कंपोनेंट्स यानी इसमें जो 3 टाइप के आप अकाउंट पढ़ते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सारे अपने अकाउंट डिटेल में डिस्कस करने हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर 2 एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, उनकी सिर्फ आपने मीनिंग पढ़नी है। एंड इसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग, यानी जो 3 टाइप के एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड,
फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग, इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ से आपसे पूरा टोटल 22 नंबर से पूछा जाएगा, बट इस यूनिट में से आपसे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जहाँ पर आपने पूरी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के जो डिफरेंट सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक सेक्टर्स, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी वो चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर आपका डिटेल में 5 ईयर प्लान्स क्या होता है, कौन 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, 5 ईयर प्लान्स को क्यों हटाया गया, कितने 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान कितना सक्सेसफुल रहा, 5 ईयर प्लान्स के जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो क्या क्या थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आपका अगर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे, क्या क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई, ठीक है। एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं इंडस्ट्री पे, तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ डिस्कस पढ़नी है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और इंडस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंस आपका जो आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन विच इज़ IPR 1956, आपने वो पढ़नी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस, आपने वो पढ़नी है। एंड एट लास्ट आपने फॉरेन ट्रेड पढ़ना है कि इंडिया उस टाइम पे क्या एक्सपोर्ट करता था, क्या इंपोर्ट करता था, तो वो सारी चीज़ें आपने इस यूनिट में पढ़नी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो यहाँ पर आपने पूरा LPG चैप्टर प्लस जो करंट चैलेंजेस है आज के टाइम पर इंडिया में, डीमोनेटाइजेशन और GST, आपने वो पढ़ने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपका करंट चैलेंजेस यूनिट है, तो इसके अंदर आपने पोवर्टी पढ़ना है, पोवर्टी की डेफिनेशंस, एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पोवर्टी क्या होता है, और पोवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए, और एट द एंड आपने उनको क्रिटिकली एसेस भी करना है कि वो प्रोग्राम कितने सक्सेसफुल रहे, यानी किस हद तक पोवर्टी इंडिया में कंट्रोल हो पाए, अभी ऊपर क्या क्या चैलेंजेस बाकी है। फिर आपका आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जिसमें कि कैसे क्योंकि हम सभी ह्यूमन कैपिटल है, तो कैसे लोग जो है वो रिसोर्सेज बन सकते हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जा सकता है, और क्या ह्यूमन कैपिटल का रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड द वेरी लास्ट चैप्टर इज़ रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पर आपने पढ़ना है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। बट रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे इश्यूज आपने पढ़े हैं, जैसे क्रेडिट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो आपने पढ़नी है। और इनको इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, क्यों एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर लॉस कम हो, तो ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स दीज आर द वेरी बेसिक चैप्टर्स, बट आपने ओवरऑल एक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को विद क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ताकि आपका, क्योंकि MCQ पेपर्स है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम आगे वाली अपकमिंग जितने भी वीडियोस आएंगे, हम दिसंबर तक टर्म 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हमारी पूरी टर्म 1 की एक एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ज़रा वो वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।